Hi guys, welcome to second video of the chapter 1 strategy cost management। ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। लास्ट वीडियो में हमने ये सारे कंसेप्ट्स देखे थे। आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के रिगार्डिंग में लिख सकते हैं, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा था, अब यहाँ से देखते हैं क्या है। Concept, tools and technique of the value chain analysis apply to all those organizations which can produce and sell a product or provide the services। concept, tools और technique value chain analysis पे सब पे अप्लाई करती है, जो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ तो सब पे अप्लाई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, सब कुछ। Various activities undertaken by the firm can be classified into primary activities and secondary activities। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको बेसिकली आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोल सकते हो, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोल सकते हो। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी है, बेसिकली कौन सी होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द इनपुट इनटू आउटपुट। कुछ एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ट्रांसफर को करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश करने, तो क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। आपके पास गेहूँ था रॉ मटेरियल, उसको आपने आटे में बना दिया, तो क्या हुआ, आपने इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट किया, तो ये क्या सारी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं? लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्रिएट करने में नहीं है, लेकिन मार्केट में पहुंचाने तक है, तो वो चीज़ है। सपोर्टिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग हमने लगा रखे हैं, टेक्नोलॉजी लगा रखी है, प्रोक्योरमेंट लगा रखा है जहाँ से माल उठाते हैं, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ क्या है, सपोर्टिंग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लेस इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक हमारा। उसके बाद क्या है, इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग द इनपुट इनटू फाइनल प्रोडक्ट, बेसिकली ऑपरेशंस। एक इनपुट को ट्रांसफ़र करना फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी मशीनिंग, पैकिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस वगैरह ये आ गया सब ऑपरेशंस। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रोडक्ट्स का फ्रॉम द फैक्ट्री टू द एंड कंज्यूमर, तो ये आपकी आ गई आउटबाउंड। और मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में होगी आपकी वो तरीके जिनके थ्रू कस्टमर को अवेयर किया जाता है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो होगी आपकी मार्केटिंग। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारी इनबाउंड, ये हो गया ऑपरेशंस, ये हो गया आउटबाउंड, और ये होगी मार्केटिंग। ये चार बेसिकली हमारी आ गई। तो इसको एक बार देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले आ गया हमारा इनबाउंड। इनबाउंड में क्या आती है? इनबाउंड में बेसिकली आपके सप्लायर होते हैं, कच्चा माल खरीदना, ये एक्टिविटी आती है आपकी इनबाउंड। इसमें क्या है नेक्स्ट वाले में, ऑपरेशन, मशीनरी, ये क्या है आपकी आउटबाउंड। आउटबाउंड में क्या है, सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये क्या आउटबाउंड। मार्केटिंग क्या है, प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट जिसके थ्रू कस्टमर अवेयर हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स। नेक्स्ट है सर्विस, रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस, लाइक इंस्टॉलेशन या और भी जो कुछ हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी है वो है लाइक एक्टिविटी रिलेटेड टू द आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड पार्ट्स रिप्लेसमेंट, तो ये क्या होगी हमारी आपकी सर्विसेज। हम नेक्स्ट देखते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले आता है कि प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट को
Basically, procurement involves the purchasing of raw material, supplier and other consumable required to as input for the primary activities. Procurement क्या है आपकी, रॉ मटेरियल को परचेज करना, सप्लाई इसको या दूसरे कंज्यूमर्स को परचेज करना, तो वो क्या है, प्रिक्योरमेंट. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है, आपकी टेक्निकल नॉलेज को देखना, इक्विपमेंट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और किसी दूसरी अदर नॉलेज को देखना जो ट्रांसफरिंग ऑफ द इनपुट में यूज़ हो रही है, तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल. ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड रिवॉर्ड प्रमोशन ऑफ द स्टाफ और एम्प्लॉयज़. ह्यूमन रिसोर्स. फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटीज़, प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर, तो ये है आपकी फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये देखते हैं. सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ये है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सारी चीज़ें आगे. तो वैल्यू चेन में क्या किया जाता है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ली जाती है what the organization does and help them identify the key process of the business. से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी किस चीज़ की, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है और कैसे वो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में उसके की प्रोसेसेस को. जो प्रोसेस होते हैं वो एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को जो ऐड नहीं कर रही कस्टमर को वैल्यूज़, और नॉन वैल्यूज़ एक्टिविटीज़ को हटा दिया जाता है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है वैल्यू चेन में, फुल identify non important activity and eliminate them. बेसिकली आइडेंटिफाई कर लिया नॉन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को और उसको एलिमिनेट कर दिया गया. तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये होता है वैल्यू चेन एनालिसिस में. नेक्स्ट है हमारा ABC लिमिटेड के सिनेरियो, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स. सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है लुधियाना, रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय द वेरियस सप्लायर्स. Majority of the revenue come from the export to Eurozone and the US. To strengthen its position further in the global market, it's planning to enhance the quality and provide the assurance through the long-term warranty. For the coming years, company has set the objective to reduce the quality cost in the each primary activities in its value chain. State the primary activities as per the Porter's model. So यही primary activities बतानी है आपको. So आपकी इनबाउंड होगी, इनबाउंड यहाँ पे देख लेते हैं. सो फर्स्ट आ गई आपकी यहाँ पे इनबाउंड, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड ऑपरेशन, मशीनरी लाइक ट्रांसफॉर्म द RM to आउटपुट, आउटपुट इसमें क्या हो गया आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग. अभी ये क्या है मार्केटिंग एंड सेल्स. तो इसमें क्या हो गया आपका डिमांड क्रिएशन. नेक्स्ट क्या है सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस. सो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी इसके थ्रू. स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर द वैल्यू चेन एनालिसिस. स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए. सो वैल्यू चेन एनालिसिस रिक्वायर द इंटरनल इंफॉर्मेशन. बेसिकली वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए इंटरनल वैल्यू चेन की इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इंडस्ट्री की. जो वैल्यू चेन एनालिसिस रिक्वायर द स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द वेरियस इंफॉर्मेशंस. सो वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क चाहिए इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में. 3 बेसिकली आपके स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क होते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए. इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालाइज करना, कोर कंपिटेंसीज देखना, सेगमेंट एनालिसिस करना. इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे एनालाइज किया जाता है,
Industry might not yield a high profit just because of the industry loss and growing. बेसिकली इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ना भी कमा पाई क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी है और ग्रोइंग है. द 5 forces listed by the porters play important role in determining the profit. जो 5 पोर्टर्स सजेस्ट किए गए हैं, पोर्टर्स फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल्स को देखने में एक इंडस्ट्री में. और माइकल ने बेसिकली 5 पोर्टर्स को फोर्सेस को डेवलप किया है. तो ये कैसे देखते हैं. पोर्टर्स फोर्सेस determine the profit potential. ये बेसिकली आपकी प्रॉफिट पोटेंशियल्स को डिटरमाइन करते हैं. फैक्टर्स कौन से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बेसिकली ability of the buyers to push the price down happens when the buyers are concentrated and the volumes purchased by buyer are very high. So bargaining power आपकी हाई होती है जो पोजीशन में डिक्टेट करते हैं फर्म को. अगर बायर की हाई बार्गेनिंग पावर होगी तो कॉस्ट ऑफ द स्विचिंग सप्लाई इज़ वेरी लो. बेसिकली हाई बार्गेनिंग पावर है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स हैं तो आपकी काफ़ी लो होगी क्योंकि आप उसको सप्लायर को हटाना नहीं चाहोगे. हाई बार्गेनिंग पावर से क्या होती है, आपकी लो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी लो हो जाएगी. अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इसमें क्या है. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स रिलेटिव हायर व्हेन द इनपुट इज इम्पोर्टेंट. बेसिकली रिलेटिव हायर व्हेन द इनपुट इज इम्पोर्टेंट. और देयर आर द वेरी फ्यू सप्लायर्स इन द इनपुट. बार्गेनिंग पावर बेसिकली हायर होती है जब आपका इनपुट इम्पोर्टेंट होता है या कुछ फ्यू सप्लायर्स होते हैं मार्केट में. Supplier could also dictate the terms if the input supply is not replaceable. When the alternate option is not when the alternate input is not available. प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली श्रिंक हो जाएगी कंपनीज की अगर जो सप्लायर है उसकी हाई बार्गेनिंग पावर होगी. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जो मल्टीपल और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे अवेलेबल होंगे मार्केट में फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और कस्टमर है स्विच करेगा अपने सप्लायर्स को ईजिली. और जो फार्म है इस केस में वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को देखेगी कि प्राइस को रिटेन कैसे किया जा सकता है. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं काफ़ी चीपर रेट पे होते हैं और जो कंपनी है अपनी बिल्ड करते हैं ब्रांड इमेज को और कस्टमर लॉयल्टी को थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट से बचने के लिए. और जो सब्स्टिट्यूट है आपके विद इन द इंडस्ट्री या फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री हो सकते हैं. लाइक जैसे पेपर इंडस्ट्री है, अगर मैं पेपर इंडस्ट्री का देखूँ तो पेपर इंडस्ट्री faces the threats from the e-book market. अब next है threats of the new entrants. New entrant largely depend on the barrier to entry and perceived profitability in the industry. Basically नए जो एंट्रेंट हैं डिपेंड करते हैं उस इंडस्ट्री में कितने बैरियर्स हैं और आने के बाद सारा प्रॉफिट खा जाता है इंडस्ट्री का. अगर इंडस्ट्री आपकी प्रॉफिटेबल होगी तो बैरियर टू एंट्री आपके कम होंगे यहाँ पे. और जो नई फार्म है वो एंटर करना चाहेंगी इंडस्ट्री में एक्सेस सप्लाई और रिड्यूस प्राइसेस के लिए. कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं बैरियर टू एंट्री के जो जिसमें बेसिकली इंटेंसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड द लीगल फैक्टर, लिमिटेड एक्सेस टू रॉ मटेरियल. आपकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होगी, फैक्टर्स भी काफ़ी लिमिटेड होंगे और रॉ मटेरियल होगा. वो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती है, नो हाउ होता है, वो बेसिकली हाई थ्रेड होता है उनका एंट्री करने के लिए किसी इंडस्ट्री में. लाइक आप अगर एयरलाइन इंडस्ट्री देखो, एयरलाइन इंडस्ट्री इज द केस वेयर द वेरी फ्यू न्यू फर्म्स एंटर द बिजनेस बिकॉज ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट. काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए इसलिए इसमें आने से डरते हैं. अब नेक्स्ट है rivalry among the firms. Some markets are more competitive than the others. In the highly competitive industry, firm resorts to cut through the competition to win more the customers. Basically फर्म्स क्या कम्पीट करती हैं ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए और जो
कॉम्पिटिटर राइवलरी है वो हायर होती है जब आपकी इंडस्ट्री में हाई नंबर ऑफ द फर्म्स होते हैं और जो लोअर होते हैं और जो फ्यू प्लेयर्स होते हैं डोमिनेट करते हैं मार्केट को। जो इंटेंसिटी है कॉम्पिटिशन्स की वो डिपेंड करती है हायर जब ये फर्म्स आर ऑफ द मोर और लेस इक्वल साइज, एक जैसे साइज़ की फर्म हो, एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट करती हो इंडस्ट्री में, डिफ़िकल्टी हो डिफ्रेंशिएट करने में, और हाई एग्जिट बैरियर हो या हाई फिक्स केस्ट हो, तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें कंपटीशन काफ़ी डिपेंड करता है। सो ये कुछ 5 फोर्सेस थे। These 5 forces are ever changing. Potter's frame need to be employed as dynamic and analytical tool. 5 forces analyze help a firm to better understand the industry value chain and the competitive environment. So इनको देखते हैं कैसे काम करते हैं। हो गया, अब इनके नोट्स बना लेते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं इनके शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले आपकी एबिलिटी ऑफ द बायर टू पुश द अराउंड। सो इसमें क्या होती है आपकी एबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ द बायर टू पुश द प्राइस डाउन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सो ये बेसिकली सेम ही है, इनमें टाइम वेस्ट करना है। ये मैंने जो हाईलाइट कर दिया आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे। और ये बेसिकली आपकी इन केसेस में, इन दीज केसेस कंपटीशन इज हायर। इन केसेस में कंपटीशन आपका काफ़ी हायर होता है। अब ये देख लेते हैं एक बार। WGD is a family owned business. Family own the 80% of its share. The remaining 20% is owned by the 6 known family shareholders. Manufacture cardboard boxes. कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाते हैं कस्टमर के लिए, जो मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं शूज़, क्रैकर्स एक्सेट्रा के लिए। और वो पेपर ट्यूब भी बनाया जाता है साथ में। पेपर ट्यूब इज नोन एज कार्डबोर्ड ट्यूब्स आर द सिलेंड्रिकल शेप्ड। ठीक है, पेपर ट्यूब यूज फॉर द वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। और जो पेपर ट्यूब्स हैं उनकी कॉस्ट 1 to 3% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर्स फिनिश गुड। Information on paper tube. Paper tube are made in the machines at a different size. Lowest cost machine is of the 1,89,000 GST 5%. One operator is required to run the machine. 2-day training program is enable the untrained person. So ये देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, बेसिकली केस स्टडी कैसे काम करते हैं। बॉक्सेस बनाते हैं हम ये, प्लस आगे प्लान कर रहे हैं कार्डबोर्ड ट्यूब। प्लानिंग स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या है। सबसे पहले मशीन 1,89,000 और GST चाहिए आपको 5%। वन ऑपरेटर, थर्ड 2-day ट्रेनिंग,
नेक्स्ट है स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड। अब पांचवा है total market share 50% with the similar in size and quality. Market leader currently at 25% share. 4 remain competitor hold the 12.75. The annual market growth is 3%. So इसमें क्या है, आपका टोटल मार्केट शेयर है अभी 75% है, और जिसमें आपके सिमिलर साइज और क्वालिटी के हिसाब से मार्केट लीडर करंटली हैज़ द 24% शेयर एंड द 4 रिमेनिंग कॉम्पिटिटर होल्ड द 12.75% शेयर, और जो मार्केट ग्रोथ है इसकी 3% पर एनम है। जो करंट रिपोर्ट है ग्लोबल एक्टिविटीज़ और एमएनसीज के हिसाब से, MNCs are planning to expand their packing operations in the overseas market by installing the automatic machine to produce the paper tube of any size. Basically MNCs अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट में, सो इसके लिए पेपर ट्यूब्स की ज़रूरत है। Another company, HEZ manufacture a small and however increasing the range of the plastic tube capable of housing plant podcast and foil-based product. Average 50% more costly than the equivalent size. So basically ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें हम देखते हैं आगे कैसे काम कर सकता है। So to assess the feasibility of the joining the paper tube market, Michael Porter 5-force model can be used. It analyzes the competitive environment of an industry. माइकल पोर्टर मॉडल यूज़ करो, एनालाइज करेगा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जो इंडस्ट्री में है। इंपॉर्टेंट टूल है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, और कंप्लीट एनालिसिस करता है ये आपके 5 फोर्सेस का। इस मॉडल को अप्लाई करते हुए ये केसेस देखोगे, ऑब्जर्व किया जाएगा लो कॉस्ट ऑफ द मशीन्स अलोंग विद द फैक्ट दैट अनट्रेन्ड पर्सन ओनली नीड द 2-day ट्रेनिंग टू बी एबल टू ऑपरेट द मशीन। जिसकी जो अनट्रेन्ड पर्सन उसको 2 दिन की ट्रेनिंग चाहिए ऑपरेट करने के लिए मशीन को। विल कंपेयर टू द लो कॉस्ट टू एंट्री इन द मार्केट, काफ़ी लो कॉस्ट है मार्केट में एंट्री करना, और बेसिकली रीजनेबल हाई थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स के लिए, और कंज्यूमर पावर कुड बी हाई सिंस द कस्टमर टू पे द पेपर ट्यूब। सो आपके कंज्यूमर की पावर है वो हाई है, सो जो कस्टमर है उसको पेपर ट्यूब के लिए पे करना पड़ेगा बल्क में, और जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपके प्रोडक्ट ऑफ द अल्टरनेट सप्लाई में वो भी ज़्यादा है। पेपर ट्यूब की कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% है टोटल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर फिनिश गुड का, जो आपका कस्टमर की पावर काफ़ी हाई है और शॉर्ट सप्लाई भी हो सकती है। जो 5 मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं 75% मार्केट शेयर है, जो ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज है उनके पास मिलर साइज क्वालिटी, सो एनुअल ग्रोथ 3% है। इसकी वजह से आपकी क्या है काफ़ी हाई राइवलरी है क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटर है मार्केट में। लिटिल रियल थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एग्जिस्ट्स इन द HEG मैन्युफैक्चर इन नैरो रेंज ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब्स। बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट थ्रेट भी है आपका। Major threat from the potential new entrant can be seen a foreign-based MSP planning to join in this market. It seems that a giant corporation may will gain the economies. So WDC might enter this market due to low capital investment, but would also lead to other potential entrants. So इसमें क्या क्या है? Easy entry threat of substitute, existence of established competition. So आपकी क्या है? Easy entry है threats की, ज़्यादा competition है यहाँ पे, इजी एंट्री है, ज़्यादा कंपटीशन है, पॉसिबल एंट्रीज ऑफ MNC ज़्यादा है, और कॉम्पिटिटर स्ट्रगलिंग ड्यू टू स्लो ग्रोथ। सो इस मार्केट को ज्वाइन करना एक गुड मूव हो सकता है। सो WTG है एक बेसिकली पेपर ट्यूब्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है लो कॉस्ट पे विद इन द इंडस्ट्री, और अगर फिजिबिलिटी देखेंगे तो WGV कंसिडरेशन में लेगी सारे पॉसिबल सिनेरियोज को एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के बीच में और पर्पस ऑपरेशंस के बीच में, और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि पेपर ट्यूब डज नॉट सेम टू बी अट्रैक्टिव। सो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं पेपर ट्यूब्स के लिए ज़्यादा सही नहीं होगा, इससे बेटर WDV गो फॉर द अदर अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी।
इसके अलावा बेसिकली लीडर को किसी दूसरी परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी के लिए जाना चाहिए जो काफ़ी बेटर रहेगा और लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प भी करेगा आगे चीज़ों को अचीव करने में। तो ये था बेसिकली आज के एनालिसिस के लिए। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। आप इन केस स्टडीज़ को एनालाइज कीजिए कंसेप्ट के बेसिस पे, क्योंकि यही यूं एग्ज़ाम में आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।